हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ जो कि क्लास 11 से होने वाला है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे स्टैट्स का चैप्टर फर्स्ट। मतलब अगर मैं कहूँ तो क्लास 11th में माइक्रो और स्टैट्स दो बुक लगाई गई हैं, जिसमें स्टैट्स जो है हर बच्चे को बहुत ही टफ लगती है। बट आज मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से स्टैट्स पढ़ी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, तो आपको स्टैट्स बिल्कुल ही इजी होने वाली है। आप स्टैट्स के हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हुए मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको धीरे धीरे एक या दो वीडियोस या 3 वीडियोस में एक चैप्टर को खत्म करवा दूंगी। उसके बाद अगर हम आगे चलते जाएंगे और हम धीरे धीरे पूरे जो बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, क्योंकि जो स्टैट्स है वो इकोनॉमिक्स का ही तो पार्ट है, तो जब हम स्टैट्स की बुक की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात आनी चाहिए, वो है इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो बेटा इकोनॉमिक्स वैसे तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है, बट फिर से हो सकता है कोई पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा हो तो उसे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें रेशनल मैनेजमेंट सिखाता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैच कैसे करें। इकोनॉमिक्स हमें बताता है हमारी जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैच कैसे करें। मतलब वो कहता है कि भाई रुक जाओ, ख्वाहिशें कितनी बड़ी हो, आपकी पॉकेट भी तो अलाउ करनी चाहिए। अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो आप उस चीज की डिमांड करें, अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप डिमांड ना करें। ये चीज एक कंज्यूमर को समझाने का काम इकोनॉमिक्स करता है। एक कंज्यूमर को रेशनल मैनेजमेंट रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे स्कूल हो, चाहे फिर वो बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी हो, या फिर आपका छोटा सा घर हो, या किसी का बड़ा बेंगलोर, सभी के अंदर इकोनॉमिक्स ये बताता है कि भाई किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कंज्यूमर जो है वो बहुत खुश हो जाए और एक प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट को बहुत ज्यादा अर्न करें। ये सारी बातें इकोनॉमिक्स समझाता है। तो ये सारी बातें मैं माइक्रो जब आपको पढ़ाऊंगी तब अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। बस आप इतना समझ लें कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रेशनल मैनेजमेंट सिखाता है और इकोनॉमिक्स से ही हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती है। हमारे पूरे देश को रेगुलेट करना, समझाना, किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सारी बातें जो है वो हमें इकोनॉमिक्स ही बताता है। तो देखिए बेटा, बिना देरी से आप स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कंसेप्ट जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का स्टैट्स से होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें बात आएगी बेटा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज इकोनॉमी में अराइज होते हैं उन सभी को सोल्व आउट करता है, उनका सोल्यूशन देता है। इकोनॉमिक इशू कौन से होते हैं? इकोनॉमिक इशू वो होते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करते वक्त हमारे सामने आते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो उन काम को करने में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी है, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ड्यूरेबल गुड्स बने, कंज्यूमर गुड्स बने, या किस तरीके के कैपिटल गुड्स बने, ये सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। मैं मेरा पैसा बुक्स पे खर्च करूं या फिर डांस पे खर्च करूं, या फिर हो सकता है कि मैं मतलब किस चीज के ऊपर मैं मेरा पैसा खर्च करूं, ये प्रॉब्लम मेरे सामने अराइज होती है। बच्चों के लिए बचा के रखूं, खुद के लिए बचा के रखूं, ये सारी हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। मतलब जो प्रॉब्लम है चॉइस की, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये तो था हमारा पहला कि इकोनॉमिक्स क्या करवाता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमी में आने वाले इश्यूज को समझाने का काम इकोनॉमिक्स करता है। अब जब बेटा हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ की टर्म्स होती है, या फिर कुछ मैं कहूँ कि कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें आने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी भी हम स्टैट्स पढ़ेंगे उसमें वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले इन वर्ड्स को ही समझ लें ताकि पूरा टंटा ही खत्म हो जाए कि भाई होता क्या है ये। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास है कंज्यूमर। कि कंज्यूमर क्या होता है? तो बेटा कंज्यूमर मैं भी हूँ, आप भी हो, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ चीज तो कंज्यूम करता है।
कुछ ना कुछ चीज तो यूज करता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है और फिर उसको यूज करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। मतलब एक तरीके से एक जो कंज्यूमर होता है वो जितने भी सामान इकोनॉमी में है उनको यूज करने वाला, उनको ढंग से मतलब एक तरीके से एलोकेट करने वाला कंज्यूमर ही होता है। नंबर 2 अगर हम बात करें दैट इज कंजप्शन। कंजप्शन होता है एक तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर यूज कर रहा है वो कंजप्शन ही कर रहा है। मतलब कंजप्शन मीन्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर से मैं बात करूंगी। मतलब कंजप्शन का एक कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करता है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को बनाने का काम करता है, मतलब रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में यूज करने लायक सामान बनाने में, वो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन मतलब सामान को, आउटपुट को बनाने का काम करेगा। तो प्रोडक्शन क्या है? एक तरीके से आउटपुट है। कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है। कंजप्शन वो है जो वो चीज यूज करता है, कंज्यूम करता है या फिर एक्सपेंडिचर करता है। प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को बनाने वाला होता है और प्रोडक्शन आउटपुट होती है जो कि ये बनाता है, उसको टोटल को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आती है बेटा सेविंग्स। सेविंग्स एक तरीके से मैं ये कहूं तो हमारी इनकम का वो हिस्सा जो कि अभी हमने खर्च नहीं किया है, मतलब जो हमारा बिना खर्च किया हुआ पैसा हमने सेविंग में रख रखा है, चाहे फिर घर के लॉकर में हो या बैंक के लॉकर में, वो पैसा जो कि हमने सेव कर रखा है, जो कि हमने हमारी एंटायर इनकम, टोटल इनकम का कुछ हिस्सा हम अपने फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, वो हमारा सेविंग्स का पार्ट है। अब हम सेविंग्स से अगर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊं, बेटा क्या सेविंग करना अच्छा है? एक बार के लिए तो सब बोलेंगे हाँ सेविंग करना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज अगर सेविंग नहीं की तो फ्यूचर बेकार जाएगा। बट अगर यही कॉन्सेप्ट सभी लेकर चले, इकोनॉमी में, देश में रहने वाला हर पर्टिकुलर इंसान सेविंग करना शुरू कर दे, तो क्या हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होंगी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने भी पैसा रखना स्टार्ट कर दिया अपने बैंक में या अपने लॉकर में, आपने भी, और आप जैसे मेरे जैसे और सभी लोगों ने इकोनॉमी में पैसा लगाना बंद कर दिया। ना कोई फैक्ट्रीज बनेंगी, ना कोई कंपनीज बनेंगी, ना कहीं फार्मिंग एक्टिविटीज होंगी, ना प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना टर्सरी में, कहीं पे भी प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी। तो क्या हमारे लिए इनकम जनरेट होगी? क्या डिमांड होगी? क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी? क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी? नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जाएगा नहीं में। तो एक अगर हम बात करें एक लेवल तक तो सेविंग्स बहुत अच्छी है। अगर मैं कहूं माइक्रो लेवल, मतलब अगर छोटे लेवल तक बात करें तो सेविंग्स जो है वो बढ़िया है। बट अगर मैं मैक्रो लेवल पर बात करूं तो सेविंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर सेविंग से ज्यादा बेटर होती है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सेविंग्स को इकोनॉमी में क्या माना गया है? विड्रॉल माना गया है। मतलब सेविंग्स का मतलब इकोनॉमी में ये है कि सामान जो है इकोनॉमी से निकल रहा है, इकोनॉमी से पैसा निकाला जा रहा है, ये बोला जाता है, ये विड्रॉल की तरफ इशारा करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव होती है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो भी पैसा हमने लगाया वहां से कुछ ना कुछ मनी मल्टीप्लायर होके ही हमारे पास आएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी के लिए सेविंग्स विड्रॉल का काम करती है और इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन का काम करती है, मतलब एक तरीके से इकोनॉमी को बेनिफिट देने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स टू प्रॉफिट, रिलेट्स टू मनी। वो एक्टिविटी जो हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, मैं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ। बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। मतलब इस दुनिया में रहने वाला हर पर्टिकुलर इंसान अपने लिविंग्स को अर्न करने के लिए क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स टू मनी एंड प्रॉफिट मोटिव, जो कि कहीं ना कहीं हमें पैसे से या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से दिखाता है। अगर मैं बात करूं इसी के साथ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो सेल्फ कंटेंटमेंट, मतलब खुद की खुशी के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। जैसे कि एक भिखारी को आपने खाना खिलाया, पैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बट आत्मा को एक बड़ी अच्छी वाली शांति मिलेगी कि आज मैंने एक छोटा सा
पुण्य का काम किया, एक मतलब मैंने बहुत ही अच्छा काम किया जिससे एक भिखारी का पेट भर गया। उसी तरीके में एक सर्दी में छोटा सा बच्चा जो कि स्लम एरिया में रहता है, अगर आपने उसको कपड़े दे दिए तो उससे वो ठंड से बच जाएगा, उससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने उसकी हेल्प की। वहां से भी पैसा तो नहीं आ रहा ना, तो जहां से आपके पास पैसा नहीं आता है दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी को करके आपके पास पैसा आता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ही एक्टिविटी है जो कि आपके लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है। क्या आप सिर्फ सामाजिक सेवा या सोशल वेलफेयर करके अपनी जो होल लाइफ है उसको चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो हमारी नेसेसिटी है। पैसे से ही हमारी जो ये दुनिया है वो चल रही है, अदरवाइज हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आज की दुनिया की। अगर मैं बात कहूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है, जीडीपी के बढ़ने के लिए। अगर आज की मैं बात करूँ तो हमारी जो गरीबी, हमारा जो देश है वो बहुत गरीब है। अब मतलब आज की नहीं, बहुत गरीब था, और आज मतलब 25 सितंबर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो देश है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गई है। उन्होंने यूएन को संबोधित करते हुए बात बोली है। इसका मतलब क्या, हमारे देश में क्या भी है? इन्वेस्टमेंट। अगर सभी सेविंग करने लग जाते तो ये 5वीं नहीं बनती, ये बहुत ही गरीबी रह जाती। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉरी बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती हैं जो प्रॉब्लम होती है चॉइस से। मतलब आपकी जो वांट्स है वो तो भाई अनलिमिटेड है। मैं पहले भी बताती हूँ, सारी ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर सकते। ख्वाहिशें इंसान की बहुत ज्यादा होती है कि मैं ये कर लूं, मेरे पास ये होना चाहिए, बट उसके लिए पॉकेट का अलाउ करना बहुत ही जरूरी है। जितने हमारी चादर है अगर हम उतने पैर पसारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके ऊपर जो उधार है वो बढ़ सकता है। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है कि रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस स्टार्ट ही नहीं होती। रिसोर्सेज की कम होने की वजह से, स्कैर्सिटी होने की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई तो प्रॉब्लम हमारे पास चॉइस की आने लगी। हमें चूज करना पड़ा कि इस पैसे को खर्च हम यहाँ करें या यहाँ करें, हम उसी पैसे को सेविंग्स में डालें या इन्वेस्टमेंट में डालें। हमारे पास ऑप्शंस आ गए थे। तो देखिए हमारी अमाउंट जो है वो अनलिमिटेड है और हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है। जब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होना, एक ही चीज को हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं, इसी वजह से हमारे पास में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए को आप कितनी जगह पे यूज कर सकते हो? उस 100 रुपए के 3, 4, 5 जितने भी यूज है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव यूज। तो यहां से हमें समझ आ गया होगा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। बेसिक से 3 बातों की वजह से वो स्टार्ट होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसा कमाना। अब देखो, चाहे आप कंजप्शन करो, चाहे आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, पैसा तो कमाया जा रहा है। पैसा कमाया जा रहा है तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंजप्शन, फिर मैं बात करूं प्रोडक्शन की और फिर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, उन सबसे पहले समझने से हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है बेटा वो क्या करता है? कंज्यूमर से लैंड, लेबर, बिल्डिंग और मशीनरी, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेता है, और जब ये इससे लेता है तो ये इसको क्या देगा? पैसा, या फिर हम कह सकते हैं कि पेमेंट जो इसके लिए क्या बन जाएगी? इनकम। ठीक है, जब ये सामान बना देता है इन चीजों का यूज करके, मतलब लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर से ली, लेने के बाद क्या करेगा? उनका यूज करेगा। यूज कैसे करेगा? उनसे कुछ ना कुछ बनाएगा। बनाने के बाद इसके पास क्या बन गया? गुड्स एंड सर्विसेज, और इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा कौन? कंज्यूमर। तो पैसा एक बार यहां से यहां गया और एक बार यहां से यहां आया।
देखिए बेटा, प्रोड्यूसर से पैसा कंज्यूमर तक गया, कंज्यूमर से पैसा प्रोड्यूसर तक गया। था क्या ये? सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे आना और दूसरी जगह से फिर घूम फिर कर वहीं आ जाना। तो बेटा ये कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सेम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करेगा, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करेगा और फिर जो पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर मैं बात कहूं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन चीजों को लेके चलेगी, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं प्रोडक्शन हुआ, सामान बना, सामान बनने के बाद किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर उसको क्या करेगा? यूज करेगा। जब कंज्यूमर ने उसे यूज किया तो उसने क्या दिया? उसको पैसा। तो पैसा किन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोडक्शन किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। और कंजप्शन किसने किया? प्रोड्यूसर ने और कंज्यूमर ने, क्योंकि कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, कंजप्शन करने का काम तीन दोनों ही मतलब करते हैं। अगर एक सामान, मान लेते हैं ब्रेड बनाने वाला, क्या खाना नहीं खाता? खाता है ना, तो वो क्या है? कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, वो क्या करेगा? कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और पैसा एक से दूसरे के पास चलता रहेगा। तो ये तीनों क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तीनों काम बिना पैसे में नहीं होते। चाहे कंजप्शन होगा तो भी एक्सपेंडिचर है, पैसे में जाएगा। प्रोडक्शन होगा तो सामान को बेचेगा भी पैसे में। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिसने भी जो काम किया, जैसे कि सामान को मार्केट तक पहुंचाने का काम एक ट्रक ड्राइवर ने किया, तो जो प्रोड्यूसर है ट्रक ड्राइवर को क्या देगा? रेंट, मतलब उसको किराया देगा। उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर ने बिल्डिंग जो है वो उधार पे ली थी कि मैं यहाँ अपना काम स्टार्ट करूंगा, उसके बाद जैसे ही पैसा आएगा उस बिल्डिंग का पैसा वो उसे देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उन सभी को प्रोड्यूसर पैसा देगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो देखो बेटा, अब तक जो मैंने आपको समझाया उस सभी में आपको कुछ तो कीवर्ड्स याद रखने हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद रखनी है। अगली बात आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स क्यों आया। इकोनॉमिक्स आया स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अगर चीजों की कमी नहीं होती, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते, तो ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स आता। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स आया, इसलिए आज हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? तो बेटा ये एक तरीके से मैं कहूँ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है सभी फैक्ट्स की। डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है जब भी हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, जब भी हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या जब भी हमें किसी चीज के कंक्लूजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम वहां की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पॉवर्टी के डेटा चाहिए, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, हम उसके डेटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाएंगे। जब डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो डेटा हमें कैसे करने? क्वालिटेटिव नहीं करने, क्वांटिटेटिव करने हैं, साथ में न्यूमेरिकली करने और साथ में एवरेज बेस्ड होने चाहिए। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को तो आपको नहीं समझा रही कि क्या है क्या नहीं, ये तो आपको याद करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। बट आपको याद रखना है कि स्टैटिक्स होता क्या है वो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। इसमें आपको तीन बातें होनी चाहिए। स्टैटिक्स जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, स्टैटिक्स जो है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और नंबर थर्ड स्टैटिक्स जो है एवरेज बेस्ड होना चाहिए। कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करता, वो हमेशा एवरेज बेस्ड बात करता है। तो आप लिख सकते हैं स्टैटिक्स इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एंड एवरेज बेस्ड डेटा। दिस इज नोन एज स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, तो आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा अब तो खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी स्टेजेस क्या होती है स्टैटिक्स स्टडी की, और उनके टूल्स क्या हैं, और कौन कौन सी फीचर्स होती हैं स्टैटिक्स की, और फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। तब तक के लिए बाय बाय।